नमस्कार। मुख्यमंत्री की इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं यूपी की राजनीति। यूपी राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पर नित्य नए नए एलिमेंट बनते रहते हैं। इसी प्रयोगशाला से निकला था नितांत सल्फ्यूरिक एसिड, जो दूसरों पर गिरे तो जला दे और खुद पर गिरे तो गला दे। नाम तो सुना ही होगा, कल्याण सिंह। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस वक्त की राजनीति में दो वजह से याद किए जाते हैं। पहला, नकल अध्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए ये काल बन गया था। और दूसरा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये हिंदू समूह का एक ड्रीम जॉब था। इसके लिए 425 में से 221 सीट लेकर आने वाली कल्याण सिंह की सरकार ने अपनी कुर्बानी दे दी। हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए एक कुर्बानी दे दी। सरकार तो गई, पर संघ की आइडियोलॉजीज पर कल्याण खरे उतरे थे। रुतबा भी उसी हिसाब से इनका बड़ा था। दो ही नाम थे उस वक्त, केंद्र में अटल बिहारी और यूपी में कल्याण सिंह। और जब 1997 में कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो फिर से दो बातों के लिए जाने गए। पहला, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा, जिसमें वाजपेयी जी तक को कह दिया था कि पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। दूसरा, अपने पारिवारिक मित्र कुसुम रॉय के लिए, जिसमें भाजपा में पार्षद रही कुसुम प्रशासन में जो चाहे कर सकती थी। कल्याण के चलते कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बाद में कल्याण सिंह भाजपा से निकाल दिए गए, कुसुम भी गई, पर बाद में कुसुम भाजपा से ही राज्यसभा सांसद बनी। कल्याण भी भाजपा में आए, सांसदी लड़े, हारे और फिर पार्टी छोड़ दी। कल्याण सिंह जी ने यूपी को राजनीति का नाथ दिया था। अब आपको ले चलते हैं साल 1962 में अलीगढ़ की अतरौली सीट। 30 साल का लोध समाज का लड़का जनसंघ से चुनाव लड़ता है, हारता है, पर हार नहीं मानता है। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं। इस बार वो कांग्रेस प्रत्याशी को 4000 वोटों से हरा देता है। इसके बाद वो यहां से 8 बार विधायक बनता है। ये वो दौर था जब यूपी में चौधरी चरण सिंह ने एंटी कांग्रेस राजनीति खड़ी की और सफलता भी पाई। उसी वक्त हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। वेस्ट यूपी में किसानों की स्थिति मजबूत हुई। इनमें से ज्यादातर किसान ओबीसी से थे। कल्याण सिंह बड़े आराम से जनसंघ में पिछड़ी जातियों का चेहरा बनने लगे थे। 1977 में जब जनता सरकार बनी तो इसमें पहली बार पिछड़ी जातियों का वोट शेयर लगभग 35% था। कल्याण सिंह ने पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके से 1967 में चुनाव जीता और लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार पराजित किया, लेकिन भाजपा के टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर कामयाबी हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। इमरजेंसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। जनसंघ से भाजपा बन गई, पर 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई। उन्हें मात्र 2 सीट मिली। अटल जी खुद हार गए थे। इसके बाद भाजपा को एक नया मुद्दा मिल गया था। ये मुद्दा यूपी ने दिया था। ये मुद्दा था अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा। उसी वक्त शाहबानो प्रकरण हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के दबाव में आकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। फिर इसी सरकार ने हिंदुओं के लिए विवादित अयोध्या मंदिर का ताला खुलवा दिया। अब भाजपा को राम मंदिर का मुद्दा मिल गया था। उन्होंने इस मुद्दे के साथ यूपी की राजनीति में भी रहे। मुसलमानों के मुद्दे पर हिंदुओं को जाति बुलाकर एक होने का आह्वान किया जाने लगा। कहानी में अगला बड़ा मोड़ आया 1989-90 में, जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई। आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों का
कैटेगराइजेशन होना हुआ और पिछड़ों की सियासी ताकत पहचानी गई। बनिया और ब्राह्मण पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया और वादा किया गया गुड गवर्नेंस का। कल्याण सिंह की इस समय दो पहचान बनी रही थी। वो हिंदू हृदय सम्राट के साथ लोधी राजपूतों के मुखिया भी बने रहे थे। भाजपा में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की जगह ओबीसी जातियों से आने वाले फायर ब्रांड नेता सामने आने लगे और कल्याण इनके मुखिया बने। मुसलमानों से लड़ाई के नाम पर जातियां बुलाई जाने लगी, पर जातियों का वर्चस्व खत्म तो नहीं हो रहा था। इन नए लोगों से नाराज अपर कास्ट के लोगों ने पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व बनाने के लिए भीतर ही भीतर जंग छेड़ दी थी। उसी वक्त हर टिकट बंटवारे पर नाराज होने वाले वाजपेयी परंपरा भी शुरू हो गई थी। 1991 में भाजपा 221 सीटें लेकर यूपी विधानसभा में आई, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। एक दिन था 6 दिसंबर, हिंदुस्तान के इतिहास में जाने लगा था। 1993 में फिर चुनाव हुए। भाजपा के वोट तो बढ़े पर सीटें घट गई। भाजपा सत्ता से बाहर ही रही। इसके 2 साल बाद बसपा के साथ गठबंधन कर भाजपा फिर सत्ता में आई, पर भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना। प्रदेश की राजनीति बदल गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार की बड़ी बेइज्जती हुई। अब दौर आया था अटल बिहारी वाजपेयी का। चारों ओर धूम मच गई। एक ही नारा चल रहा था, अब की बारी अटल बिहारी। केंद्र में भी माहौल चेंज हुआ और यूपी में भी। कल्याण सिंह को दूसरी बार मौका मिला, पर हिसाब बदल गया। यूपी में 13वीं विधानसभा का जन्म 17 अक्टूबर 1996 को हुआ था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद तस्वीर साफ नहीं हुई थी। 425 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 173 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि समाजवादी पार्टी को 108 और बहुजन समाज पार्टी को 66 और कांग्रेस को 33 सीटें मिली। पर तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी भी राजनीति में मजा लेने आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी। इस पर भी कानूनी विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन का पहले ही 1 साल पूरा हो चुका था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने के केंद्र के फैसले को मंजूरी दे दी। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ राजनीतिक समीकरणों के बनने बिगड़ने का। भाजपा और बसपा ने एक ऐसा गठजोड़ किया जिसकी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कोई मिसाल नहीं थी। दोनों पार्टियों ने 6 महीने राज्य का शासन चलाने का फैसला किया। इससे पहले 1995 में भाजपा और बसपा ने सरकार बनाई थी, पर बाद में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लग गया था। इस बार नया प्रयोग हुआ, अगड़ों की पार्टी और पिछड़ों की पार्टी का गठजोड़, जिसमें पहले 6 महीनों के लिए 21 मार्च 1997 को मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अगड़ों की पार्टी को थोड़ा इंतजार करना था। जाति से जूझते हिंदुस्तान में इस गठजोड़ के दसियों सोशियोलॉजिकल मतलब निकाले जा सकते हैं। यह स्टडी करने लायक गठजोड़ था। कल्याण सिंह की राजनीति में फिर आया काला दिन। पर मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण पद होता है, विधानसभा अध्यक्ष का। इसे लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद हो गया। बाद में भाजपा के ही केसरीनाथ त्रिपाठी बने विधानसभा के अध्यक्ष, और ये ऐसा फैसला था जिसने बाद में कई कांड किए, और इसी वजह से पता चला कि ये पद क्यों महत्वपूर्ण था। 21 सितंबर 1997 को मायावती के 6 महीने पूरे हुए और भाजपा के कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री बने। बहुत से नेताओं का जोर जबर था कि ये ना बने, पर हिंदू हृदय सम्राट का तमगा देकर पीछे हटना भी तो मुश्किल था। इसके बाद मायावती सरकार के अधिकतर फैसले बदले गए। दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। 1 महीने के भीतर ही मायावती ने 19 अक्टूबर 1997 को कल्याण सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल रोमेश भंडारी फिर सीन में थे। उन्होंने 2 दिन के भीतर 21 अक्टूबर को कल्याण सिंह को अपना बहुमत साबित करने का फरमान दे दिया। इन दिनों यूपी की प्रयोगशाला में कई एक्सपेरिमेंट हुए। बसपा, कांग्रेस और जनता दल में भारी तोड़फोड़ हुई और कई विधायक भाजपा में आ गए। कल्याण सिंह जी को इसका मास्टरमाइंड माना गया। दल बदलों पर विधानसभा अध्यक्ष का ही फैसला मान्य होता है। वो तो भाजपा के ही थे, तो कल्याण को कोई दिक्कत नहीं हुई। त्रिपाठी की बहुत आलोचना हुई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
21 अक्टूबर 1997 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का एक और काला दिन है और कल्याण सिंह सरकार का दूसरा। उस दिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच माइक फेंका फेंकी, यहां तक कि लात गुस्से और जूता चप्पल सब कुछ हुआ। विपक्ष मौजूद नहीं रहा। कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया और उन्हें 222 विधायकों का समर्थन मिला, तो भाजपा की मूल संख्या 173 से 49 अधिक था। विधानसभा में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल रोमेश भंडारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। 22 अक्टूबर को केंद्र ने इस सिफारिश को राष्ट्रपति KR नारायण को भेज दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति नारायण ने केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा विचार के लिए इसे केंद्र सरकार के पास वापस भेज दिया। आखिरकार केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने का फैसला किया। एक सचिवालय में 2 मुख्यमंत्री की कहानी। अब सब कुछ कल्याण सिंह के हक में था, सबको इनाम भी देना था। कल्याण सिंह जी ने पाला बदलकर आए दूसरी पार्टियों के हर विधायक को मंत्री बना दिया। देश के इतिहास में पहली बार 93 मंत्रियों यानी 93 मंत्रियों के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई, पर जिस मशीन को कल्याण सिंह ने चलाया था अब वो उनके काबू से बाहर हो गई। बाकी पार्टियों ने भी वैसा ही गठजोड़ करना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि कांग्रेस से टूटकर 21 विधायकों ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बना ली थी। ये लोग कल्याण सिंह के साथ थे। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कल्याण सरकार ने जोर दिया कि स्कूलों में सारी प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत भारत माता पूजन से शुरू हो। यस सर की जगह वंदे मातरम बोला जाए। फरवरी 1998 में सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों से मुकदमे वापस ले लिए। घोषणा भी हुई कि अगर केंद्र में सरकार आई तो मंदिर वहीं बनाएंगे। 90 दिन में उत्तराखंड भी बनेगा। 21 फरवरी 1998 को यूपी में फिर एक काला दिन आया। कल्याण सिंह की राजनीति में तीसरी बार आया था ये। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रात में 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। 21 फरवरी 1998 को यूपी में फिर एक काला दिन आया। कल्याण सिंह की राजनीति में तीसरी बार आया था ये। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रात में 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका पाल कल्याण की ही सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पर दूसरी पार्टियों से खुफिया बात कर अपना काम कर लिया था। इस फैसले के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। रात को ही लोग हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने अगले दिन राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। उस दिन राज्य सचिवालय में अजीब नज़ारा देखने को मिला। वहां 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। जगदम्बिका पाल सवेरे सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए, छोड़े ही नहीं रहे थे। जब उन्हें हाईकोर्ट का आदेश लिखित में मिला तब बड़े भारी मन से कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़कर चले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें कल्याण सिंह जी की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव किया। 2 मुख्यमंत्री का किस्सा खत्म हुआ। इसमें एक और रोचक चीज थी। कुछ समय पहले तक सपा के सर्वा रहे और वर्तमान में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे। जगदम्बिका के साथ आए थे। उनके मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत उप मुख्यमंत्री बन गए और कल्याण के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा में आ गए। कहा कि देख लीजिए, मैं ही स्थायी सरकार दे सकता हूं यूपी में। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने किताब भी लिखी थी। भंडारी के मुताबिक जगदम्बिका पाल की बुरी गत के जिम्मेदार नरेश अग्रवाल ही थे। वो उनके सलाहकार थे। भंडारी ने लिखा है कि अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी से अपने पिता का ही टिकट काट दिया था। नरेश इतने पर भी ही नहीं रुके। 2002 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में आ गए। हरदोई से जीत भी गए, मंत्री बन गए। 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो बसपा में चले गए। बेटे को उपचुनाव में विधायक बनवा दिया। खुद 2009 में फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। फिर मायावती ने उनको राज्यसभा भेज दिया। 2012 में नरेश सपा में चले गए। राज्यसभा में भी गुस्सा भी तान चुके हैं। आगे चलते हैं। फिर हिंदू हृदय सम्राट भाजपा से निकाल दिए गए, पर भाजपा को कीमत चुकानी पड़ी इसकी। पर एक बदलाव हो गया राजनीति में। पहली सरकार में जहां कल्याण सिंह माफियाओं के लिए सिरदर्द थे, तो दूसरी बार माफिया उनकी सरकार में मंत्री बन बैठे थे।
1993 में कल्याण सिंह जब राजा भैया के खिलाफ प्रचार करने कुंडा पहुंचे तब नारा दिया था, गुंडा विहीन करो, ध्वज उठाए दो हाथ। पर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर राजा भैया को मंत्रिमंडल में जगह दी थी, क्योंकि मायावती के कल्याण से समर्थन वापस लेने के बाद तब राजा भैया ने ही कल्याण की मदद की थी। पर उस वक्त एक और बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की एक दोस्त हुआ करती थी, कुसुम राय। इनके पास सरकारी पावर बहुत थी, जबकि वो सरकार में कुछ खास नहीं थी। आजमगढ़ की कुसुम राय 1997 में भाजपा के टिकट पर लखनऊ के राजाजीपुरम से सभासद का चुनाव जीत कर आई थी। पर कहते हैं कल्याण सिंह के वरद हस्त के चलते बड़े बड़े फैसले बदल देती थी। इस बात से भी पार्टी के कई नेता नाराज थे। आपसी लड़ाई तो थी ही, कल्याण सिंह भी किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। सबके खिलाफ ओपन रिवॉल्ट कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी से रिश्ते खराब कर लिए। मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया तो आडवाणी से रिश्ते खराब हो गए। 1999 में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर कल्याण ने राष्ट्रीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ किया। ये वही एसिड था जो अपने हाथ पर गिर गया था। द हिंदू अखबार के मुताबिक कुसुम राय को लेकर कल्याण ने किसी को नहीं बख्शा। लखनऊ में कुसुम के रातों रात पावरफुल बनने के किस्से चलते रहे। मीडिया में चलता रहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब कमाई हो रही है, पर कल्याण आंखें मूंदे रहे। सरकारी बंगले में रहती थी कुसुम, सुरक्षा मिली थी। कल्याण इतना मानते थे कि अपनी पार्टी बनाने के बाद भाजपा छोड़कर आए नेताओं की भी इज्जत नहीं करते थे। उस वक्त 3 बार के सांसद गंगा चरण राजपूत, जो उन्हीं की जाति के थे, उनको पार्टी से निकाल दिया। गंगा को कल्याण ही भाजपा में लाए थे, जबकि भाजपा के लोग नहीं चाहते थे। गंगा ने भी खूब धमाल मचाया था। भाजपा में रहते हुए पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की मांग कर देते, पर कल्याण के चलते कोई कुछ बोलता नहीं था। बाद में गंगा ने कुसुम राय के खिलाफ ही विद्रोह कर लिया तो कल्याण ने उनको पार्टी से निकाल दिया। संघ परिवार से आए राम कुमार शुक्ला को भी कल्याण ने निकाल दिया। यूपी में भाजपा की लुटिया डूब गई। उस समय यूपी में भाजपा अपने कमजोर हो गई। भाजपा को घाटा तो हुआ, पर कल्याण को कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस पार्टी में आए, पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। 2007 में उनको एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने चुनाव लड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और कल्याण ने वो काम किया जो हैरान करने वाला था। सपा की सीट से लोकसभा में सांसद हो गए। फिर यूपी विधानसभा के 2012 के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से ही 200 कैंडिडेट उतार दिए। एक भी सीट नहीं मिली। अपने घर अतरौली में भी दुर्गति हो गई। अतरौली से इनकी बहू प्रेमलता हारी। यहीं से कल्याण 8 बार जीते थे। डिबोई से उनके बेटे राजू भैया भी हारे। चुनाव के दौरान कल्याण हेलीकॉप्टर से घूमते, लोगों को एक एक वोट का महत्व समझाते। लोग समझते थे शायद। 26 अगस्त 2014 को कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए। 85 साल के अपने नेता को भाजपा ने शायद बुलाया नहीं। जनवरी 2015 में इनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया। एक कमाल की बात है कि कल्याण सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही 2000 के आसपास बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। दोनों ही अटल बिहारी वाजपेयी की नज़रों में ऊंचे नहीं थे, आडवाणी खेमे के थे, तो दोनों ही हिंदू हृदय सम्राट के तमगे के लिए लालायित थे। दोनों ही पिछड़ी जाति से थे, पर मोदी ने अपनी राजनीति बचा ली, कल्याण नहीं बचा पाए। जनवरी 2017 की अपनी लखनऊ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को याद किया। वही नवंबर 2016 में मेरठ रैली में अमित शाह ने प्रदेश की जनता से वादा किया कि कल्याण सिंह का सुशासन आएगा यूपी में। अभी कल्याण सिंह का 25 साल का पोता संदीप सिंह अतरौली से चुनाव लड़ा है और इनका बेटा राजवीर तो पहले से ही भाजपा सांसद हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।